अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम जो है वो रिव्यू करेंगे बेस्ट पे सीमेंट्स के जो लेटेस्ट फाइनेंशियल्स आए हैं और रिजल्ट आया है, ईयर एंड रिजल्ट, उसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कंपनी के जो फंडामेंटल हालात हैं, जो रिजल्ट है वो किस तरह का आया है और कंपनी जो है आगे क्या लगती है। तो थोड़ा सा टेक्निकल का एस्पेक्ट भी यूज करेंगे कि प्राइस का मूव क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। तो फाइनेंशियल रिव्यू करते हैं। यहाँ पे अगर हम कंपनी के हालात देखें, अभी जो FY 2020 है और FY 2021 है, उसके अंदर जो कंपनी ने सेल्स रिकॉर्ड की गई है वो है तकरीबन 85 बिलियन की सेल्स है। और सेल्स में कंपेयर टू प्रीसीडिंग ईयर 33% का जंप आया है, विच इज गुड। कंपनी ने तकरीबन 33 और ऑलमोस्ट अगर राउंड ऑफ कर लें तो 34% जो है वो ज्यादा सेल्स की है कंपेयर टू प्रीसीडिंग ईयर। यहाँ पे रिबेट्स के अंदर जो है वो भी हमें जंप देखने को मिला है। जो कंपनी रिबेट एंड डिस्काउंट दे रही है तो ये भी एक पॉसिबल रीजन हो सकती है जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स के अंदर जो है हमें जंप नजर आ रहा है कि ज्यादा डिस्काउंट्स ऑफर या रिबेट ऑफर करने की वजह से कंपनी की सेल्स जो है बूस्ट कर रही है। सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी जो है वो क्योंकि सेल्स ज्यादा है तो उसका माइन्यूट सा इम्पैक्ट 4.48% जो है इंक्रीमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। जो मेजर शिफ्ट आया है यहाँ पे कंपनी की वो ये कि टॉप लाइन काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। उस वजह से कंपनी की जो नेट टर्नओवर है वो भी काफी 53.15% का जो है जंप हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर भी इजाफा हुआ है, तकरीबन 11.80% का कॉस्ट ऑफ सेल में भी इजाफा हुआ है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बहुत ही मैसिवली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अगर हम प्रीसीडिंग ईयर का देखें तो पूरे साल का 1.11 बिलियन के आसपास जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो शिफ्ट करके 16.603 बिलियन पे आ चुका है। ये जो FY 20 के अंदर हमें पता था कि तमाम कंपनीज की सेल्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई थी, तमाम कंपनीज ने बहुत ज्यादा, क्योंकि कोविड जो है, कोविड का इम्पैक्ट बहुत सीवियरली इम्पैक्ट किया था कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी हाई थी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हाई था। उसके अलावा भी फैक्टर्स थे जिसके अंदर FY 20 के अंदर मेजोरिटी ऑफ द कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन FY 20 के अंदर काफी सारी चीजें इंप्रूव हुई, एक्सपोर्ट साइड इंप्रूव हो गई सीमेंट सेक्टर के अंदर, और एक्सचेंज रेट को भी नीचे लाया गया, कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। ये सारी जो चीजें थी इस वजह से कंपनी के ऊपर पॉजिटिव साइड देखने को नजर आ रही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की बात करें तो इसके अंदर हमें 23% डिक्लाइन देखने को मिला है। दैट कुड बी पॉसिबल कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज कम हुई हो, और या तो ओवर स्टाफिंग जो हुई थी कोविड की वजह से, जॉब ले ऑफ हुई होंगी जिसकी वजह से कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हुए होंगे। साथ साथ जो है जो सेलिंग एक्टिविटीज हैं वो भी इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए, तो जो डोर टू डोर सेलिंग होगी वो साइड कम हो गई होगी, जिसकी वजह से जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो हमें जो है कम देखने को नजर आए, जो कि 23% से डिक्लाइन हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ 4.78%। यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ आई है। अगर देखा जाए तो 949 मिलियन के ऊपर जो है एक्सपेंस आ गए हैं, कंपेयर टू 16.7 मिलियन के। तो ये बहुत ही ज्यादा इसके अंदर आया है। इसके अंदर अदर एक्सपेंसेस के अंदर जो कंपनी की क्लासिफिकेशन है उसके अंदर वर्कर वेलफेयर वगैरह और बेनिफिट्स हैं जो वर्कर को दिए जाते हैं, और इसके अलावा जो है वो एक इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन लैंड, इस तरह का कोई एक्सपेंस है जिसकी वजह, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि उसी में सबसे ज्यादा जो है कंपनी को जो है एक्सपेंस बुक किया होगा कंपनी ने, और वर्कर्स वेलफेयर वगैरह के अंदर एक्सपेंस इतना ज्यादा बुक नहीं किया होगा। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा कंपनी के ऊपर जो है यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर हमें हायर ग्रोथ देखने को नजर आ रही है। अदर इनकम, अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम मार्जिनली लाइक 3% है, इससे ज्यादा नहीं है। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कंपनी का काफी अच्छा है, काफी ज्यादा हुआ है, 14.6 बिलियन के आसपास आ गया है, विच इज वेरी गुड पूरे साल का। फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो फाइनेंस कॉस्ट जो है वो हमें कम होती हुई नजर आ रही है। और फाइनेंस कॉस्ट की एक जो बिगेस्ट रीजन है वो, अगर हम यहाँ पे कंपनी का लेवरेज रेशियो देखें जो कि थर्ड क्वार्टर के पे है, वो था 0.24 पर टाइम्स था।
ठीक है। और अगर इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि कंपनी का जो ऑनगोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, कंपनी की फाइनेंसिंग जो पैटर्न है, उसके हिसाब से डेट फाइनेंसिंग जो है कंपनी में सिर्फ 19.27% है और इक्विटी फाइनेंसिंग 80.73% है, विच इज वेरी गुड फॉर कंपनी। कि कंपनी ने मैसिवली जो अपना खुद का पैसा है उसी को इंजेक्ट किया हुआ है कंपनी के अंदर, रादर देन कि डेट फाइनेंसिंग ली जाए। तो इन केस के कोई अगर ट्रबल होती है कंपनी के पास फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी डेट भी इंक्रीज कर सकती है। उसके पास इतना रूम है कि वो कम रेट के ऊपर डेट को इंक्रीज करके अपने प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग को स्मूथ कर सकती है। तो ये एक बेनिफिट है कंपनी के पास। फाइनेंस कॉस्ट इसलिए कम नजर आई कि इंटरेस्ट को रेट भी कम हुआ है और साथ में कंपनी के पास इतना डेट भी नहीं है, जिसकी वजह से हम 1 बिलियन के आसपास आ गई और यहाँ से 50% का डिक्लाइन जो है देखने को मिला। शेयर ऑफ इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टीज जो है कंपनी के नेट ऑफ टैक्स, उसके अंदर 14.78% का जंप आया है। यहाँ पे कंपनी ने दो दो कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, की हुई है। एक तो यूबीएल बैंक के अंदर की हुई है, जो कि तकरीबन 7.65% है उस यूबीएल बैंक के तमाम शेयर्स के इक्विवेलेंट जो कंपनी की शेयर होल्डिंग है। और दूसरी यूबीएल इंश्योरेंस के अंदर की हुई है इन्वेस्टमेंट, जो कि तकरीबन 12.5% के आसपास है, जहां से ये प्रॉफिट जो है जनरेट हो रहा है। कंपनी ने फर्दर टैक्स भी पे किया है और टैक्स जो है तकरीबन 3.9 बिलियन का टैक्स पे किया है इस साल FY21 के अंदर। और पिछले साल कंपनी ने टैक्स जो है वो क्रेडिट लिया था, जिसकी वजह से अपनी बॉटम लाइन को कंपनी बचा सकी, वरना बॉटम लाइन के ऊपर लॉस शो कर सकती थी। तो यहाँ पे कंपनी के पास लेवरेज था, कंपनी ने टैक्सेशन की वजह से अपनी बॉटम लाइन को जो है सेव किया और 0.08 पर शेयर बेसिस की ईपीएस दी, जबकि यहाँ पे 19.42 जो है कंपनी ने ईपीएस रिकॉर्ड की है। आते हैं पे आउट के ऊपर। तो जो पे आउट की डिटेल है, वो पे आउट की डिटेल क्लियर है कि फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने 30% डिविडेंड दिया, सेकंड क्वार्टर में 30% दिया और थर्ड क्वार्टर में 40% दिया। तो जो 9 मंथ से 9 मंथ में कंपनी तकरीबन 100% डिविडेंड जो है वो ऑलरेडी पे कर चुकी थी। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 10 रुपए कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड दे चुकी थी। अभी जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें कंपनी ने 40% और डिविडेंड दिया, जो कि तकरीबन 140% बन गया। और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट 14 रुपए पर शेयर बेसिस पे कंपनी ने डिविडेंड दिया। अगर पे आउट रेशियो देखें तो अपनी अर्निंग के हिसाब से 72% जो है वो कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया है। 72%, विच इज मैसिव। अब आते हैं इसको, अगर हम थोड़ा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे एक चीज जो कि साफ नजर आ रही है कि कंपनी इतना ज्यादा डिविडेंड क्यों पे करेगी। कुछ पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कंपनी के पास इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फ्यूचर में कंपनी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, तो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो कंपनी ने जो पैसा कमाया है उस पैसे को अपने साथ रखने के बजाय कंपनी उसको शेयर कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, ताकि जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ ये अर्निंग को शेयर कर सके और अननेसेसरी ज्यादा पैसे को होल्ड ना करे अपनी बैलेंस शीट के ऊपर। ये एक पॉसिबल जो है सिनेरियो बन सकता है, इसलिए कंपनी ज्यादा पेमेंट करी है। या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका डिसीजन होगा कि ज्यादा पैसे जो है वो हम डिविडेंड की मद में दे दें, और ये एक पॉसिबल रीजनिंग हो सकती है जिसकी वजह से कंपनी ने इतना 72.10 का पे आउट रेशियो दिखाया। अच्छा, इसकी हिस्टोरिकल पैटर्न भी देखना पड़ेगा, जो कि अभी इस वीडियो के अंदर नहीं है हिस्टोरिकल पैटर्न, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हम 2 ईयर का जो कंपैरिजन है वो देख रहे हैं। तो इस साल की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो ही इसी पैटर्न पे हो कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड पे करती होगी। अच्छा जी, अभी कंपनी के अगर थर्ड क्वार्टर की कैश की सिचुएशन देखें तो तकरीबन 363 मिलियन का कैश कंपनी के पास रखा हुआ था ऑन बुक्स। और अगर डिविडेंड पेमेंट देखें फोर्थ क्वार्टर की, तो तकरीबन 2.38 बिलियन की जो पेमेंट है वो बनेगी। तो ये जो अमाउंट होगा ये पॉसिबल है कि कंपनी जो है वो अपने डेट फाइनेंसिंग के थ्रू जो है उसको अरेंज करे और फिर पे करे, या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट इनके पास शॉर्ट टर्म नहीं है कि जिनको लिक्विडेट करके फंड रेज किया जा सकता है। तो पॉसिबल चांसेस हैं कि कंपनी की डेट डेट एक्टिविटीज जो है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगी। मींस के डेट जो परसेंटेज है माइट बी पॉसिबल इट विल इंक्रीज बाय अप टू 20% और 22%, 25%, जहाँ पे डेट से डिविडेंड की पे आउट हो सके।
इसके अलावा वर्टिकल एनालिसिस में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हम ये चीज भी देख सकते हैं कि रिबेट जो है वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स मोर और लेस क्लोजेस्ट ही है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का वो तकरीबन 1.75% पे चला गया था एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल्स। 1.75% पे चला गया था जो कि वापस 19.49 आ गया। अगर इसको नेट टर्नओवर की बेसिस पे देखा जाए ग्रॉस परसेंटेज मार्जिन को, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितना बन सकता है। वो अगर देखें नेट टर्म बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो ये 3% के ऊपर था, और अब जो है डेफिनेटली वो पहले वाले के मुकाबले में इंक्रीज हो गया है, 29% पे वापस आ गया। एक टाइम पे सीमेंट के मार्जिन जो थे वो तकरीबन 30 से 38 और 40 की रेंज में ही चलते थे, तो वापस से ये मार्जिन काफी स्ट्रांग हुए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखें तो डिक्लाइन हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफी ज्यादा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमें ऑब्वियस सी बात है कि काफी ज्यादा देखने को नजर आ रहा है। और यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस के अंदर इंक्रीज हुआ है 1.11% हो गया एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स का। अर्निंग ईबीआईटी को देखा जाए तो ईबीआईटी के अंदर भी अच्छा जंप मिला है 17.24। ईबीआईटी मार्जिन जो है वो 17.24 पे आ गया है, जबकि लास्ट टाइम पे नेगेटिव मार्जिन था। इसी तरह से अगर ईबीटी देखें अर्निंग बिफोर टैक्स वो भी 18.24% के ऊपर है जो कि लास्ट टाइम नेगेटिव था। और अर्निंग आफ्टर टैक्स की बात करें तो तकरीबन अर्निंग कंपनी ने काफी अपनी सस्टेन रखी है, 13.59 के ऊपर है। और जो पहले सिर्फ 0.08% के ऊपर अर्निंग्स थी कंपनी की, वो अब 13.5% पे मार्जिन जो है वो आ गए। तो पूरे साल की परफॉर्मेंस देखे तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। कंपनी ने जो है वो डिविडेंड भी काफी ज्यादा दिया है, और इस वजह से अब आते हैं शेयर प्राइस के ऊपर के कंपनी की शेयर प्राइस की बात करें कि शेयर प्राइस के अंदर जो है वो जंप नजर आता है या नहीं आता है। तो वो टेक्निकल की सपोर्ट ले लेते हैं कि क्या टेक्निकल जो पैटर्न है प्राइस का वो या मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है, तो उसको देख लेते हैं पहले तो। यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल चार्ट है बेस्ट वे सीमेंट्स का। तो बेस्ट वे सीमेंट्स का अगर हाई देखें अभी लेटेस्ट तो 11 फैब 2021 में हाई जो फॉर्म किया था वो 185 किया था, और उसके बाद जो है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन, जो लेटेस्ट हाई था वो था 175.45, और अभी जो है वो डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आके थोड़ी सी कंसोलिडेशन जो है वो दिखाई है 157 से लेके 150 के लेवल तक। यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाई है इसने। अगर इसका वीकली आउटलुक देखें प्राइस का तो वो ज्यादा एक अच्छी पिक्चर जो है हमें दिखा सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये लेवल बन रहा है और यहाँ पे आके सस्टेन कर रहा है। तो ये जो 150 और 152 का एरिया ये काफी इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए कि कंपनी अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर जाती है तो ऊपर निकल सकता है स्टॉक। बाकी इसके ऊपर फिब रेशो अप्लाई करके देखेंगे कि फिब रेशो की बेसिस पे क्या लगता है। तो ये है लो 80.01, और यहाँ पे जो लो है वो, तो हमारा जो मोस्ट रीसेंट लो है वो यही वाला लेवल है। तो यहाँ से अगर हम मोस्ट रीसेंट हाई को देख लें तो तकरीबन 144.89 का लेवल होगा, जहाँ पे अगर ये नीचे डिक्लाइन करता है स्टॉक, जैसे कि अभी मार्केट चल रही है सिनेरियो और सेंटिमेंट बने हुए हैं, तो 38.2% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा 144 145 के लेवल पे। वहां पे इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। प्राइस के अंदर जो है अभी रिसेंटली इतना जंप नजर नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। तो जिन कंपनी में ज्यादा डिविडेंड पे होता है उन कंपनीज के अंदर प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, क्योंकि डिविडेंड की मद में जो प्राइस एडजस्टमेंट है वो हो जाती है ऑलरेडी। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इस तरह की और वीडियोज जो है वो आपके लिए लाई जा सकें और आप जो है उनसे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।